Actually, Gates was the student in Harvard, right? And in Harvard, he basically was doing PhD under Talcott Parsons. He was doing PhD under Talcott Parsons. और टालकोट पार्सन्स का कुलीग हुआ करता था क्लाइड क्लकोन वहां पे, इसी यूनिवर्सिटी में, राइट? क्लाइड क्लकोन और क्रोबर ने मिलकर एक बुक लिखा 1950 में, ठीक है? क्लकोन एंड क्रोबर ने एक बुक लिखा कल्चर, राइट? दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1951 or 52, right? That book, right, concepts and definitions of culture, ठीक है? concept and definition, critical contribution concepts and definition, ऐसा कुछ बुक का नाम है, but you remember culture, ये नाम है, टाइटल है बुक का. Now in this book what these two people did, they basically enlisted and analyzed all the definitions of culture from 1871 to 1951. All the definitions were included in it, right? Now this book was written by the colleague of Talcott Parsons. So Talcott Parsons अपने स्टूडेंट को देता है कि इस बुक का रिव्यू लिखो, ठीक है? सो गेट्स ने सबसे पहले जब वो पीएचडी कर रहा था उसने क्या किया, उसने इस बुक को पढ़ा. And when he was studying this book, what happened, he realized that every single anthropologist have understood culture from their own lens, from their own perspective. There is no single understanding of what we call culture is. हर कोई कल्चर को अपनी ही नजरिए से देख रहा है. तो ये बोला कि कल्चर है क्या? कल्चर बोला एक टेक्स्ट है. कल्चर इज अ टेक्स्ट that everybody is trying to read the way they want to, in their own perspective, from their own lens. So he developed the idea that culture is like a text. समझ में आ गया? कल्चर क्या है? टेक्स्ट है जिसको हर कोई अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है, रीड करने की कोशिश कर रहा है. So anthropologists are trying to read culture because it's a text, it's a commentary. ठीक है, समझ में आ गया? नाउ गीट्स, इसके बाद में क्या हुआ, टालकोट पार्सन्स गीट्स को बोलते हैं कि भाई आप फील्ड वर्क पे जाओ जावा में, राइट? एंड जावा में जब फील्ड वर्क पे गया, देन गीट्स was part of an interdisciplinary team where sociologists were there, psychologists were there, and anthropologists. He was an anthropologist. Everyone was trying to understand different aspect of the social life, right? He was given the task to study religion. He was given the task to study religion of Java. तो ये जावा को रिलीजन को स्टडी करने लगे, ठीक है? And when he was studying the Javanese religion, right, he wrote a book also, The Religion of Java. 1960 में पब्लिश हुआ था वो बुक. ये 52 53 के 54 के आसपास यहाँ चला गया था, ठीक है? नाउ जावा के जब रिलीजन को स्टडी कर रहा था तो ही फाउंड दैट रिलीजन इज रिफ्लेक्टेड थ्रू वेरियस सिंबल्स, राइट? और यू कैन से सिंबॉलिक रिचुअल्स, राइट? जो हम भोज बोलते हैं, तो वहां पे एक भोज को स्टडी किया, स्लामेटान, जिसमें कि एक काइंड ऑफ रिचुअल फूड जो देते हैं, ऑफर करते हैं गॉड्स को भी और लोगों को भी. स्लामेटान एक तरह का एक रिचुअल इसने स्टडी किया, ठीक है? बहुत सारे सिंबल्स को स्टडी किया. एंड ही फाउंड दैट इन जावा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजन्स, ठीक है? जब ये रिलीजन को वहां स्टडी कर रहा था तो बेसिकली इसके दिमाग में इसने एक और बुक पढ़ी थी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दैट वाज रिटन बाय वेबर, राइट? वेबर कहता है जहां जहां पे प्रोटेस्टेंट एथिक आया वहां पे स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आया. That means what he was saying, that religion is a change agent for economics, ठीक है? वो वाला आइडिया दिमाग में चल रहा था. So he was trying to carry out the Weberian hypothesis while he was studying the Javanese religion. समझ में आ गया कि whether
religion is a change maker for economy or not. He was trying to understand Javanese religion that way, right? Now Java में अलग अलग तरह के religion थे, right? एक अरिस्टोक्रेटिक हिंदुइज्म था, राइट, और एक था सांट्री, एक अबंगन. जो अबंगन था दैट वाज द नेचुरिस्टिक रिलीजन, थोड़े बहुत एलिमेंट्स थे इस्लाम के. सांट्री वाज ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, राइट. एंड ही सेज जावा के अंदर जो है इस्लाम और जावानीज रिलीजन में इस्लाम अलग अलग तरीके से बिहेव करता है. इस्लामिक एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. अबंगन में अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सांट्री में अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, राइट. समझ में आ गया? अबंगन में थोड़े बहुत एलिमेंट्स थे एनिमिज्म के साथ में इनकॉर्पोरेट हो गए थे. सांट्री में ऑर्थोडॉक्सी थी. और तीसरा रिलीजन जो था वो हमारे लिए यहाँ एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, दैट वाज आल्सो नेम्ड, राइट, प्रिय, क्या, व्हाट इज द नेम, पिया और समथिंग. हाँ, लिखवाया होगा ना तुम्हें, मैंने लिखा भी नहीं है. इसी तरह टेबल बना के लिए, चलो जरूरत नहीं है उसकी, छोड़ दो. अबंगन, सांत्री और एक, हाँ, प्रियाई, यस, प्रियाई, प्रियाई, PRIYAYI, ठीक है. प्रियाई छोड़ दो उसको, कोई जरूरत नहीं है. तो यहाँ क्या देख रहा है वो कि इस्लाम अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है. अब अगर हम वेबेरियन हाइपोथेसिस को यहाँ देखें, राइट, whether it is acting as a change agent or not, so he realized one thing, कि जब से यहाँ के लोग हज जाने लगे हैं, हज कब जाने लगे ये लोग, जब स्टीम इंजन का डिस्कवरी हुआ. तो डिस्कवरी ऑफ स्टीम इंजन एंड द हज गोइंग of these Islamic people, then they started becoming, you can say, accumulators of wealth. उसके बाद ये wealth accumulation करना शुरू कर दिया. क्यों accumulate करना शुरू कर दिया? क्योंकि जितना बार हज पे जाएंगे उतने ही अच्छे आप इस्लाम के फॉलोअर बनेंगे, राइट. सो इस तरह से क्या हो गया, जो काइंड ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी था उसमें स्ट्रेटिफिकेशन आ गया, उसमें वेल्थ का अक्यूमुलेशन होने लगा. सो समहाउ रिलीजन हैव सम इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रेटिफिकेशन और अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. दैट वाज द आइडिया दैट ही हैड सीन. थोड़ा थोड़ा उन्होंने देखना शुरू किया. समझ में आ गया क्या कह रहा है वो, कि स्टीम इंजन it resulted in what? Hajj pilgrimage. Now Hajj pilgrimage जाना एक प्राइड का बात था. It require wealth. जिसके पास पैसा होगा वही जा पाएगा. So for that what happened? People started accumulating wealth. So जो काइंड ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी थी वहां पे लोगों ने वेल्थ अक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया. दैट अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हज पिलग्रिमेज में हेल्प करेगा, राइट. और जो हज पिलग्रिमेज से होके आएगा वो अपने आप में काजी बन के आएगा, अपने आप में एक सुपीरियर अथॉरिटी बन जाएगा, राइट. सो दैट वे स्टेटस दे रहे हैं और इससे वैसे भी स्ट्रेटिफिकेशन हो ही रहा है. सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रिलीजन एक्ट एज द, you can say, ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स इन सोशियो इकोनॉमिक डोमेन. समझ में आ गया ये चीज? ये इनका आइडिया यहां तक है, राइट. नाउ व्हाट वेबर सीज थिंग्स. सो वेबर का इंटरप्रेटिव हाइपोथेसिस था, राइट. What Weber says that every actor, right, attaches
value to his or her actions. Right? Whatever social action an actor do in the society, he or she attach values to his actions. Why I am doing something, why you are doing something, right? So he says, if we want to understand society, we need to understand what is the value attached by an actor to his act. If we can understand and interpret that, we can understand society. Right? Why I am teaching you, why you are studying with me, right? Why you are aspiring for civil services. So उस चीज को इंटरप्रेट करने को ये एम्फेसाइज करता है. ठीक है? इसका सिग्निफिकेंस क्या कहता है, राइट? कैसे दिखता है इनके आइडियाज में, गिट्स के आइडियाज में. सो ही सेज मैन इज एन एनिमल suspended in the webs of significance that he himself have spun. ठीक है? मतलब हम वेब्स ऑफ सिग्निफिकेंस में सस्पेंडेड है जो हमने खुद बुने. मतलब वी अटैच मीनिंग टू ऑल दोज linkages, those webs. Man is an animal suspended in the webs of significance that he himself have spun. समझ में आ गया चीज? ठीक है. तो वेबर का इन्फ्लुएंस भी दिखने में आ गया कि कैसे कैसे वो क्या कह रहा है. तो वेबर कह रहा है कि इंटरप्रेट करो क्या मीनिंग मैंने अटैच किया अपने एक्शंस के लिए. ठीक है? मैं क्या मीनिंग अटैच करता हूं, ये लोग क्या मीनिंग अटैच करते हैं जब वो हज पिलग्रिमेज जाते हैं या नहीं जाते हैं. राइट? व्हाट अभंगन वाले अटैच करते हैं और व्हाट सांत्री वाले अटैच करते हैं. समझ में आ गया? उसको इंटरप्रेट करो. अब इसके बाद में गीट्स जब यहां पे जावा में गए, थोड़े दिनों के बाद में बाली चले गए. बाली में जाके इन्होंने वहां का कॉक फाइट स्टडी किया. राइट? He says that cockfight for the Balinese people is a microcosm of their own society. Right? It's a microcosm. That means entire culture is embedded into their cockfight. We can understand. So this is symbolic of their culture. दिस इज सिंबॉलिक. जब वो ये स्टेटमेंट देता है ना, इट्स माइक्रोकोजम, तो क्या है? कॉकफाइट इज सिंबॉलिक ऑफ देयर कल्चर. राइट? नाउ व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ सेट ऑफ सिंबल्स. कल्चर इज अ सेट ऑफ सिंबल्स. समझ में आ गया? कल्चर इज ऑटोनोमस क्योंकि सिंबल्स हैं. सिंबल्स आर पब्लिक. Culture is not in the mind of the people, rather it is autonomous and public. बाहर है somewhere. समझ में आ गया? कल्चर दिमाग में नहीं है, कॉग्निटिव वालों के साथ में नहीं था ये. कल्चर बोलता है कि पब्लिक है, बाहर रेड लाइट है, बाहर कॉक फाइट हो रहा है, तो उन्हीं के थ्रू कल्चर रिफ्लेक्ट हो रहा है. सारी वैल्यूज बाहर दिख रही है हमें. समझ में आया? So what is symbolic? Is it visible here? Right? What is symbol for him? Symbol is the vehicle of meaning. Symbol can help us understand what culture is. Symbols are carriers of meaning. Now don't confuse between driver and this carrier or vehicle. ठीक है? vehicle का मतलब symbol को देख के आप इंटरप्रेट कर सकते हो. वहां पे वो पूरे के पूरे सोशल स्ट्रक्चर को चला रहा था, धक्का दे रहा था, पुश कर रहा था. ठीक है? These are the differences. Now वो क्या कहता है? कॉक फाइट एंड कोक को एनालाइज करता है. राइट? एंड थ्रू दैट ही tried to explain the culture of the Balinese. So what he says that Balinese men, they believe in heroism. Right? Male virtues, male power. Right? And Balinese men, they identify themselves with their cocks. Right? That identification of Balinese men with their cocks reflect their animality, their kind of heroism, their belief in male superiority and power. And what they dislike,
they dislike being identified with a woman, right? कोई उनके अंदर feminine quality बता दे तो that is a disgust for them. Understood? So cock is the symbolic representation of male ego of the Balinese man. Okay? Now cockfight, what is cockfight symbolic of? So cockfight represents the culture of competition, the culture of factionalism, right? The culture of playing out the conflicts through a symbolic means. एक्चुअल में कॉक फाइट के आपस में कॉक्स नहीं लड़ रहे हैं, वहां पे लोग लड़ रहे हैं, उनकी ईगो लड़ रही है, उनके फैक्शंस लड़ रहे हैं. इफ सपोज माय कॉक इज फाइटिंग, सो ऑल माय फ्रेंड्स वुड सपोर्ट माय कॉक. That means it is not just the fight between two cocks, it is a fight between the factions. It is fight, or it is reflection of the conflict that is embedded among the Balinese men. So that is how he says that it is not just a cockfight. It's the microcosm of the Balinese society. It's a commentary, right? It's a story that Balinese men tell about themselves. Cockfight is the story that Balinese culture tells about themselves. ठीक है, ये आइडिया. अब क्या कहता है, कोई भी सिंबल होता है उसके दो तरह के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. एक फर्स्ट ऑर्डर जो कि वहां के लोग समझ सकते हैं, और एक सेकेंड ऑर्डर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनाता है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जो वहां के लोग समझ रहे हैं, एंड सेकेंड ऑर्डर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसको देख के सीखता है. That means how I can learn that through participant observation, through field work. Right? So he says symbols can be interpreted, or it can have two types of interpretations. One is first order interpretation. So first order and second order. First order is by the natives and by the ethnographer. Right? Now what ethnographer does, ethnographer immerse himself into the field, and after immersing himself into the field, he try to interpret the social phenomena, the cultural phenomena. Right? So that interpretation of his is basically produced in the form of writing. Right? So writing is ethnography writing. He basically learn about the culture through participant observation और ethnography. See, ethnography हम यहाँ पे दो तरह से यूज कर रहे हैं, एक doing ethnography, एक writing ethnography. So field work can be doing ethnography. Right? So ये ethnographer ने पहले पढ़ लिया, अब ये क्या कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, एथनोग्राफिक राइटिंग. नाउ इस राइटिंग में कर क्या रहा है, वो बता रहा है कल्चर के बारे में. सो व्हाट ही इज गिविंग अबाउट द थिक डिस्क्रिप्शन. वो थिक डिस्क्रिप्शन दे रहा है. What is thick description? Layered meaning, layer by layer meaning, deeper meaning. It is different from the thin description. What is thin description? Superficial meaning that a common man see. What ethnographers does, they basically reveal the deeper meaning of culture and cultural symbols. समझ में आ गया? So thick description is the description of the deeper meaning of the culture, cultural symbols. ठीक है. अब ये थिक डिस्क्रिप्शन जो होता है, इट कैन नॉट बी फाइनल. ये आइडिया कहां से लिया इन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन का? गिलबर्ट राइल से. ठीक है, जो कि ब्लिंक और विंक के बीच में डिफरेंस बताते हैं. समझ में आ गया? सो आई थिंक आपको यहां तक सब क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज सिंबल? सिंबल इज द vehicle of meaning. So coke reflects something.
ठीक है, ओके. सेकेंड इज सिंबॉलिक. So cockfight is symbolic of their culture. Cock is symbol of male ego, male identity. Cockfight is symbolic of the culture, entire culture. ठीक है. अभी अगर मैं दोनों को वैसे भी फीड करके दिखाऊं, एक सिंबल जो होता है कॉक इज सिंबॉलिक ऑफ मेल ईगो, right? And a symbol is the vehicle of meaning. A symbol can help us understand something. Cock is symbolic of male ego. Can I say? Microcosm. Cockfight is microcosm of the Balinese culture. So cockfight is symbolic of that. समझ रहे हो? What is a symbol? Symbol is a vehicle of meaning. समझ में आया? What is symbol and what is symbolic here? तो चीजें बहुत सिंपल है, वो आपको कंफ्यूज है, सिर्फ लिटरेरी कंफ्यूजन है. चीजें सिंपल ही है, बिल्कुल सीधी सीधी है. कोई डाउट तो नहीं है अभी इसमें? और दो चार बातें बता देता हूँ क्लिफोर्ड गिट्स के बारे में. ये जो बालिनीज कल्चर के बारे में लिखा है इन्होंने एक ये डीप प्ले नाम का एक आर्टिकल लिखा था. वो आर्टिकल जो था डीप प्ले कोलोन नोट्स ऑन बालिनीज कॉकफाइट, that article, that essay is part of Interpretation of Cultures 1973. That was the book written by him. ठीक है. Now he also talked about the problems in ethnography, right? He also talked about the idea that how ethnographer shape the perceptions of people about the subjects. लाइव्स एंड वर्क्स एक बुक का नाम है. तो बेसिकली जैसे मालिनोस्की ने कोई बुक लिखी, तो वो मालिनोस्की बता रहा है हमें किसके बारे में? ट्रोब्रिएंडर के बारे में, कि वो ऐसे हैं. तो व्हाट ही सेज दैट एथनोग्राफर्स दे शेप परसेप्शन ऑफ पीपल अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट दे स्टडी. वो ऐसे हैं कि नहीं है, दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट. Because what they are doing second order interpretation of the culture. They are just doing the thick description. And when they are doing the thick description, that should be taken with a pinch of salt. That should not be seen as objective. That should be seen with critical lens. Since ethnographies are writings, a kind of fictional writing, so they should be approached with literary criticism. जैसे नोवेल का क्रिटिसिज्म होता है, वैसे इनका क्रिटिसिज्म होता है. ये लाइन कौन बोलता है? गिट्स बोलते हैं. Ethnographies are piece of writings, so they should be approached with literary criticism. They should not be seen as perfect, absolute. So जब वो ये बात बोल रहा है तो कह क्या रहा है? वो पोस्ट मॉडर्न है, वो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स में बिलीव नहीं करता है, यूनिवर्सल थ्योरीज में बिलीव नहीं करता है. समझ में आया? सेकेंड थिंग, उनका आइडिया रिलीजन पे. सो व्हाट ही सेज, व्हाट इज रिलीजन? Religion is a system of symbols that acts to establish powerful, pervasive and long lasting moods and motivations about the order of existence. ठीक है, वो हमारे मूड एंड मोटिवेशन बनाते हैं अबाउट द ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस. और उन बेसिकली जो हमारे कंसेप्शंस है अबाउट द ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस, उनको ऐसा क्लोथ करता है with the aura of factuality that we see that it is real. Right? He says that religion is not a universal structure. Say Islam is not universal everywhere. Islam in Morocco is different from Islam in Java. He compared the Islam in Java with Morocco and he found that Islam behaved differently in both these circumstances. So Islam is a cultural system rather a universal system. Hinduism in North India behave differently than South India and East India. So Hinduism in India is a cultural system rather than a universal system. So religion is a cultural system according to him. I believe you understand that idea also. ठीक है. He wrote an article anti-relativism where he rejected the notion of the
anti-relativists like Clyde Cluckone and others who criticized cultural relativism. So he basically rejected their notion very subtly कि आप गलत समझ रहे हो. And that is where in yesterday we have discussed that question, how it can be reconciled with universal human rights.